एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। ये है नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहाँ पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। मैं हूँ डॉक्टर शोमी और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, जिसके एप्लीकेशंस आपको क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी नजर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कैसे क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं 2021 से 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी में आए हैं और बॉन्ड पैरामीटर्स से आए हैं। लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चंस वन बाय वन। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ओपन टेस्ट लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए उस टेस्ट को, और उसी टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन नीट 2018 का है और यहाँ पे पूछा गया है अमंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये 3 हाइड्राइड्स दिए हुए हैं और इसमें आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टरिस। सबसे पहले आयोनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं? सो लेट्स रिकॉल फजान्स रूल। फजान्स रूल को हम कोवैलेंट कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर का इन्वर्स होता है आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, सो कैन आई जस्ट से परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑन बोथ कैटायन या अनायन होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है साइज ऑफ कैटायन के साथ और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है साइज ऑफ एनायन के साथ। ठीक है, और अगर मैं परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करूं ये इन्वर्सली रिलेटेड है आयनिक कैरेक्टर के साथ। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये सारे ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीजेस। इसका मतलब जिसका भी ज्यादा साइज ऑफ कैटायन, जिस कैटायन का भी साइज ज्यादा उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। अगर मैं कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड की बात करूं तो सबसे ज्यादा साइज किसका ज्यादा होगा? बेरियम हाइड्राइड का। बेरियम हाइड्राइड, देन कैल्शियम हाइड्राइड और फिर आएगा बेरिलियम हाइड्राइड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ए, बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड पैरामीटर्स। अब ये क्वेश्चन नीट 2015 का है और यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल at nitrogen is present in which of the following। मतलब बॉन्ड एंगल कौन से नाइट्रोजन एटम में मैक्सिमम होगा। सबसे इजी तरीका है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेंटेज एस कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, sp के लिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? 180 डिग्री। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? 120। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज़्यादा मान लो लोन पे रिपल्शन या लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल में चेंजेस नजर आते हैं। बेसिकली इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिपल्शन एंड दिस रिपल्शन कैन बी ईदर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके लेट्स गो बैक टू आवर ऑप्शंस। NO2, इसमें ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, NO2 माइनस, NO2 प्लस और NO3 माइनस। लेट्स सी अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं NO2 की बात करती हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होता है। NO2 माइनस की बात करती हूँ, इसके केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। NO2 प्लस के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp है, और अगर मैं बात करती हूँ NO3 माइनस के केस में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर C में है, तो बॉन्ड एंगल इसकी कितनी होगी? 180। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? C, NO2 प्लस। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में भी हम बॉन्ड एंगल किसमें मैक्सिमम होता है वो निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड and let's discuss some questions from resonance। Now resonance topic बहुत common topic है chemistry में, जो इसकी applications organic chemistry में भी देखी जाते हैं। अगर आपको resonance के topic को revise करना होगा तो आप extra marks के ऐप जा सकते हैं और वहाँ पे resonance टाइप करेंगे तो आपको resonance से related videos नजर आएंगे। उसमें से आप एक वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे ask it chatbot से पूछ सकते हैं queries about the resonance। वहाँ पे आपको और भी recommended videos मिल सकते हैं।
सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन रेजोनेंस। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ओजोन के कितने होते हैं। अगर मैं ओजोन की बात करूं, ओजोन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। दिस इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन में बोला है BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अब अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें और BF3 इन पर्टिकुलर लेते हैं, ये होता है BF3 का स्ट्रक्चर। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, और इसके केस में डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट। सो इसमें नॉन जीरो नहीं, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। सो लेट्स चेक दैट। अगर मैं NF3 एंड NH3 की बात करूं, दोनों ही ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, ये हमारा NH3 है। इसके केस में क्या हो रहा है, द डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी, और इसके केस में अगर मैं बात करूं, जो NH डाइपोल्स हैं ये लोन पेयर के साथ ऐड हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम कार्बोनेट आयन को लेते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहाँ पे लोन पेयर को नहीं शो किया है टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया। मैंने डबल बॉन्ड और O- को एक्सचेंज कर दिया। अब मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। अब मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया। So these are the 3 possible resonating structures of carbonate ion. So what is the correct answer to this question? D. 3 canonical forms can be drawn for carbonate ion. अब हम कुछ questions लेते हैं from valence shell electron pair repulsion theory. ये नीट 2024 का question है। Identify the incorrect statement about PCl5। तो सबसे पहले हमें PCl5 के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है। जब मैं PCl5 के बारे में इफ़ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर या स्टीयरिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस अनायन। हम इससे निकाल सकते हैं। फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस कितने होते हैं, 5। हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम्स आर देयर, 5। कोई कैटायन कोई अनायन नहीं है, न्यूट्रल है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर या द या जो स्टेरिक नंबर है ये हमारा 5 है। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 निकल गया। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर भी हमारा 5 है। How many chlorine atoms have formed a bond with phosphorus? So as you can see over here, ये भी 5 है। So अगर हम लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर 0 है। अगर अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अब लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। इसका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अगर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, थोड़ा सा इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द 2 एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, अगर मैं इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को शो करूं, ये इसके 3 PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। सो एज सच इसके 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स है। नाउ लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है PCl5 possesses 2 different Cl-PCl बॉन्ड एंगल, जो बिल्कुल सही है। अगर हम इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करें, वो 120 है। एक्सियल इक्वेटोरियल 90 है। दोनों एक्सियल के बीच में है 180 डिग्रीज का एंगल। All 5 PCl bonds are identical in length। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल। नेक्स्ट, PCl5 exhibits sp3d hybridization, ये बिल्कुल सही है। PCl5 consists of 5 PCl sigma bonds, ये भी बिल्कुल सही है। So what is the incorrect statement about PCl5? All 5 PCl bonds are identical in length. They are not identical. The axial bond lengths are बेसिकली जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड।
Now, let me take another question. Now, this is from NEET 2015. In which of the following pairs both the species are not isostructural? Isostructural का मतलब है अब हमें दोनों के सेम शेप है या नहीं वो एनालाइज करना है. अब SiCl4 और PCl4+ दिया हुआ है. SiCl4 और PCl4+. अगर हम SiCl4 का इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 4. PCl4+ का भी 4 आता है. दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इनका शेप टेट्राहेड्रल होता है. सो दे आर डेफिनेटली आइसोस्ट्रक्चरल. नाउ लेट्स डिस्कस बी, डायमंड एंड कार्बाइड. अब डायमंड एंड कार्बाइड ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इनका भी शेप टेट्राहेड्रल होता है. अगर हम बात करते हैं NH3 एंड PH3, अगर आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा और ये भी पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, बेसिकली पिरामिडल शेप शो करता है. अगर मैं NH3 एंड PH3 की बात करूं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है और पिरामिडल शेप शो करता है. तो दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है. अब द लास्ट ऑप्शन इज XCF4 एंड XCO4. अगर मैं XCF4 और XCO4 लूं, लेट्स सी व्हाट द शेप इज. सो इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर निकालते हैं. जेनॉन के लिए 8 हो गया. हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स आर देयर? 4. सो ये निकल गया हमारा 6. इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया. हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स? जेनॉन के साथ अटैच्ड है 4. सो बॉन्ड पेयर हो गया 4, लोन पेयर हो गया 2. व्हाट इज द शेप? द शेप इज स्क्वायर प्लेनर. व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री यहाँ पे है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, अब बात करते हैं XCO4 के बारे में. अगेन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने हाफ टाइम्स 8 लिया है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जेनॉन लिया है. ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, उसको हम इस फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करेंगे. सो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर 4 निकला, बॉन्ड पेयर हमारा 4 है. इसका अगर हम बात करते हैं शेप and geometry, दोनों tetrahedral है. So as you can see over here, both the shapes are not same. So what is the correct answer to this question? D, XCF4 and XCO4. अब हम कुछ questions valence bond theory का discuss कर लेते हैं. Now in case of valence bond theory हमारे पास एक very simple match the following है. इसके थ्रू हम लोग different shapes को analyze करना भी जान जाएंगे. Let's try to solve it together. PCl5 का shape अभी मैंने बताया शेप इन ज्योमेट्री, दोनों ये रेगुलर ज्योमेट्री शो करता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. SF6 की अगर मैं बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकालोगे तो हाफ 6 + 6 आपको 6 मिलेगा. अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करती हूँ, ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल है और इसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल है. सो B का 3 होगा आंसर. अब BrF5 इरेगुलर ज्योमेट्री शो करता है एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरहैलोजन कंपाउंड. अगर मैं BrF5 की बात करूं, लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर. हाफ 7 + 5 दैट इज 6. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इसके बॉन्ड पेयर के बारे में, बॉन्ड पेयर इसका 5 है, लोन पेयर इसका 1 है. अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल है लेकिन शेप इसका स्क्वायर पिरामिडल है. ठीक है, सो BrF5 के केस में इसका जो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा. BF3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री शो करता है तो इसका शेप होने वाला है ट्राइगोनल प्लेनर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इट इज A4, B3, C1 एंड D2. ठीक है, अब let me practice some questions from polarity of bond and dipole moment. ठीक है, ये क्वेश्चन NEET 2014 का है. Which of the following molecule has maximum dipole moment? इन सब के केस में maximum dipole moment या dipole moment सबसे ज्यादा किस केस में होगा? So let's analyze. Let's take CO2. अगर मैं CO2 की बात करूँ, linear shape है और as you can see the dipole moments are cancelling out. So इस केस में डाइपोल मोमेंट तो 0 है. अगर मैं बात करूँ CH4, अगेन टेट्राहेड्रल शेप है. अगेन इधर भी देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस म्यू यहाँ पे भी 0 है, रेगुलर ज्योमेट्री है. अगर मैं NH3 एंड NF3 की बात करूँ, आज मैंने NH3 एंड NF3 में आपसे अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा होता है NF3 से. एज यू ऑलरेडी नो, अगर मैं NH3 की बात करूँ, यहाँ पे the NH dipoles
दे गेट्स add, basically ये NH dipoles add हो जाते हैं as compared to NF3. So as you can see, the correct answer to this question is C, NH3. Maximum dipole किसके केस में होता है? Maximum dipole moment NH3 के केस में होता है. ठीक है, अब हम कुछ questions practice करेंगे from molecular orbital theory. यहाँ पे ये भी नीट 2015 का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज. तो सबसे पहले स्पीशीज क्या क्या है? लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस. इन सारे ऑप्शंस में हमसे O2 2+, O2 प्लस और O2 माइनस के बारे में ही पूछा गया है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सो O2 2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 16 - 2 दैट इज 14. ठीक है, अगर मैं लेती हूँ O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इट इज 16 - 1 15. ठीक है, सिमिलरली O2 माइनस की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17. सो फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें एक ट्रिक पता है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर एनालाइज कर सकते हैं. तो मैं आपको 14 15 16 17 का सीक्वेंस बताती हूँ. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 15 16 17 इस ऑर्डर में आते हैं तो हम बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस ट्रिक. 14 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है. अब हम क्या करेंगे? 3 से हम 0.5 करके रिड्यूस करते जाएंगे. 15 के केस में 2.5, 16 के केस में 2 और 17 के केस में 1.5 होता है. तो अगर हम इसी सीक्वेंस में एनालाइज करें, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 2+ का होगा. इसके बाद आएगा हमारा O2 प्लस विद 2.5 एंड देन वील हैव O2 माइनस. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? O2 2+, फिर O2 प्लस एंड फिर O2 माइनस. इजी. अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है नीट 2025 का और यहाँ पे आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा. स्टेटमेंट 1 बता रहा है एक हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने ले लिया है विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? NB - Na/2. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, क्या वो डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकता, वो बिल्कुल अनस्टेबल होता है. सो स्टेटमेंट 1 तो हमारा फॉल्स है. एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, यहाँ पे मेंशन्ड है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता है. लेट्स एनालाइज. बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ा. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये इंक्रीज हो गया. सो अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा. सो बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. सो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है. सो स्टेटमेंट 2 भी हमारा फॉल्स है. Now let's look at the option. Both the statement 1 and 2 are true? नहीं. Both the statement 1 and 2 are false? Yes, B is the correct answer. ठीक है? So I hope you found this session helpful. ये थे कुछ important questions from the open test link that is mentioned below. Go and attempt this test quickly. For more practice based content, subscribe to our Extra Marks NEET channel. और अगर आपको जानना है कि हम next कौन सा वीडियो इसके बाद आपको देखना चाहिए, आपको इसके बाद thermodynamics का session देखना चाहिए. Thank you very much and stay tuned.